नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन है। यश राजस्थानी की पहल के तहत हुआ आयोजन। सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। जयपुर में नौनिहाल कार्यक्रम का दूसरा दिन नुक्कड़ नाटक का भी किया गया आयोजन। बच्चों में दिखा उत्साह। हनुमानगढ़ में घटिया असर के इंटरलॉकिंग ईंटों का हो रहा है इस्तेमाल। लोगों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कोटा में बेकाबू डंपर ने राहगीर को मारी टक्कर। हादसे में राहगीर की हुई मौत। ग्रामीणों ने रोड पर पड़े शव के साथ किया प्रदर्शन। और दौसा में सड़क हादसे में युवक की मौत। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई बाइक। एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त यश श्रोत्रिय ने यश राजस्थानी की पहल के तहत माध्यमिक आदर्श स्कूल प्रतापनगर में प्रतिभा सम्मान, बाल मेला और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सभी मंच संचालन मनोज श्रोत्रिय ने अतिथियों का दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक सरोकारों का प्रायोगिक संदेश देना था। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत वंदना और प्रेरणादायक गीत से हुई और इस अवसर पर हेलमेट और राशन किट, स्टूडेंट किट दी गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से जवाहर कला केंद्र में नौनिहाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन 15 नवंबर यानी आज बच्चों ने कई रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लिया। बच्चों ने 1950 के दशक में बनी डॉक्यूमेंट्री देखी। वहीं पिता के पत्र पुत्री के नाम किताब के लिए गए लेटर्स की रीडिंग का सेशन बेहद खास रहा और इस किताब में समाहित सभी पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे थे और नाटकीय रूप में बेहद आकर्षक रूप से बाल कलाकारों ने पिता और पुत्री के बीच पत्रों के माध्यम से हुए संवाद को जाहिर किया। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी बनकर बच्चों ने जो अभिनय किया उसने सभी दृश्यों को जीवंत कर दिया। इसी के साथ नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया और इस अवसर पर जवाहर कला केंद्र की महानिदेशक प्रियंका जोधावत ने कहा कि बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सुल्तानपुर कोड़ादीत मुख्य बाजार में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बेकाबू डंपर ने एक अधेड़ को कुचल दिया है और वहीं मौके पर युवक की मौत भी हो गई है और मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के ने बीच हाईवे पर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दूदू नैनवा स्टेट हाईवे 37 को जाम किया। वहीं उन्होंने 50 लाख मुआवजे और एक सरकारी नौकरी की मांग की है। वहीं विधायक राम नारायण मीणा ने हादसे पर शोक जताया और कहा कि पीड़ित को उचित मुआवजा मिले और अनियंत्रित ट्रकों पर लगाम लगे। मौके पर आपको बता दें कि व्यापार संघ ने भी उपखंड अधिकारी दिगोद को ज्ञापन भी सौंपा है। बड़ी द्रुतगामी से ट्रक चलते हैं दिन भर। बच्चे बच्ची और विद्यार्थी लोग बच्चे पढ़ने आते हैं। बाकी ट्रक ये जो ड्राइवर हैं वो नशे में रहते हैं और तेज गति से ट्रक चलाते हैं। इसी कारण आज 8 लाइन के एक ट्रक ने जो 6 बजे करीब मिट्टी लेकर जा रहा था, यहाँ के एक पुजारी ने मेरे पास फोन किया कि रामस्वरूप सेन के सामने एक एक्सीडेंट हो गया और लाश तड़प रही है। मैंने तुरंत थाने में फोन किया। उसकी मतलब ये दुर्दशा है कि पूरे शरीर के छितरे छितरे हो गए। अतः परिवार गरीब परिवार से था मरने वाला, इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि परिवार को उचित मुआवजा देकर उसके परिवार में से किसी को बच्चे को एक नौकरी दी जाए ताकि वो अपने परिवार का पालन कर सके। 6 बजे के आसपास बुढ़ादीत निवासी धनराज मीणा
अपने किसी घरेलू कार्य से मार्केट में आए हुए थे। दूध लेने मार्केट में डेयरी पर आए हुए थे। 8 लाइन का जो कार्य क्षेत्र में चल रहा है उसके एक अनियंत्रित बेकाबू ट्रक ने तेज गति से आकर उसको टक्कर मार दी। उसके चीथड़े उड़ गए। धनराज अपनी साइड में चल रहा था। ट्रक इतनी तेज गति में था कि शव देखने की स्थिति में भी नहीं है। पूर्व में भी 8 लाइन के अनियंत्रित ट्रकों के खिलाफ क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने कई बार थाने में ज्ञापन दिए, परंतु आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह 6 बजे हमारे को ग्रुप में एक रामजी कलम ग्रुप में सूचना मिली कबूड़ा दीद में 8 लाइन ट्रक वालों ने एक हादसा हो गया धनराज जी मीणा का और शरीर के चिचड़े बिखर गए। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि एक गरीब परिवार है जिसके खाते में 2 बीघा जमीन है मात्र और उसको सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए मिलने चाहिए। और प्रशासन से मेरी अनुरोध है कि जितने भी ट्रक 8 लाइन वालों के चल रहे हैं क्या कभी उनकी गाड़ी को चेक किया? उनके पास सरिया है और उनके पास चाकू है। उनकी एक गाड़ी को चेक करो। मैं बताता हूँ यूपी बिहार से चलाने वाले हैं, उनकी गाड़ी में क्या क्या सामान। इक्का दुक्का आदमी तो उनसे अवरोध ही नहीं कर सकता। रास्ते में रोके भाई हमारी बाइक को कैसे आपने ट्रक को लगा दिया? और यदि प्रशासन ने जोर जबरदस्ती की तो ये पूरा थाना भर जाएगा। यहाँ जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये रोड जाम रहेगा। तो खबर दौसा से है, जहां पर दौसा के सिकराय में जहां मानपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 21 पर स्थित निकटपुरी के समीप दोपहर 3 बजे सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिकराय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक से भरतपुर की ओर जा रहे थे और इस दौरान अचानक निकटपुरी के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। ऐसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दौसा रेफर कर दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कोटा जिले के अयाना पुलिस थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के रास्ते में मोटरसाइकिल सामने लगाकर 3 मंचलों द्वारा गलत हरकतें करने की कोशिश की गई। बालिकाओं द्वारा चीख पुकार करने के बाद राहगीरों ने 3 युवकों को पकड़कर लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। और आपको बता दें कि सूचना देने के बाद अयाना पुलिस थाने के सहायक उपनिरीक्षक रामअवतार पुलिस जब्ती के साथ मौके पर पहुंचे। और आपको बता दें घटना छत्रपुरा कुमारिया सड़क की है, जहां पर बालिका विद्यालय से अपने गांव छत्रपुरा जा रही थी। पुलिस ने मोटरसाइकिल को बरामद कर युवकों को पुलिस थाने पहुंचाया है। तो आपको बता दें कि छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि स्कूल से घर जा रही थी छात्रा और इस दौरान कुछ मंचलों ने उनके साथ बदतमीजी की, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है और यहां पर मंचलों को थाने पहुंचाया है। स्कूल से घर जा रही थी छात्राएं, इस दौरान कुछ युवकों ने उनके साथ छेड़छाड़ की और जिसके चलते पुलिस ने इन मंचलों को थाने पहुंचाया है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब कुछ बड़ा सोचा जाए या बड़ा किया जाए तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कई लोग मुसीबतों से हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और फिर जी जान से तैयारी में लग जाते हैं। कुछ ऐसी कहानी है पुलिस महानिरीक्षक किशन सहाय की, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए कभी हार नहीं मानी। आइए जानते हैं पुलिस महानिरीक्षक किशन सहाय की कहानी, उन्हीं की जुबानी ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में। नमस्कार सर, सर्वप्रथम मैं आपसे आप ही की जुबानी आपकी जीवनी के बारे में पूछना चाहूंगी, साथ ही बचपन से लेकर आपका आईपीएस तक का सफर कैसा रहा? सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई है स्कूल लेवल की वो आसपास के गांव में हुई थी, क्योंकि हमारा गांव छोटा पड़ता है, इसलिए उसमें पहले स्कूल नहीं थी। अब तो 8वीं तक की स्कूल है। तो पहली जो 5वीं तक की स्कूल 2-3 किलोमीटर दूर थी, फिर 6ठी से 8वीं तक की 5-6 किलोमीटर दूर थी, फिर 9वीं 10वीं गढ़ी सवाईराम से मैंने करी थी और 11th मैंने मंडावर से करी थी, महुआ मंडावर से। तो मैं पढ़ाई लिखाई में ठीक ठीक था। फिर उसके बाद में मैंने फर्स्ट ईयर राजगढ़ से करी थी और उसके बाद में BE इलेक्ट्रॉनिक्स में
MNIT से की थी, जयपुर से। उसके बाद में फिर 94 में मेरा RPS में सिलेक्शन हुआ। उससे पहले मेरा IES में सिलेक्शन हुआ था और इंडियन पोस्टल सर्विस में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं इसमें RPS में ज्वाइन किया था 94 में, और विभिन्न जगह मेरी पोस्टिंग रही और 2013 में IPS में आया। उसके बाद 2018 में DIG की पोस्ट पाया और 2022 में जनवरी 2022 से IGP के पद पर RSC में काम कर रहा हूँ। पहले सवाल में सर आपने अपने बचपन से IPS बनने तक की कहानी बताई, अपनी जीवनी बताई। अब IPS बनने के बाद में कैसा दौर रहा, किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? और कहते हैं कि IPS लेवल के अधिकारी जब बन जाते हैं असली मुकाम वहीं से शुरू हो जाता है, क्या रहा? हाँ, कहते होंगे, लेकिन मुझे इतनी कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण काफी व्यापक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, और मैं एक पुलिस में सर्विस के साथ साथ एक विचारक टाइप का भी हूँ, तो इसलिए मुझे पुलिस में कोई खास समस्याएं नहीं आई। मेरे जो भी समस्याएं बड़ी आसानी से मैंने हल करी, और अभी इसलिए इसमें इतना चैलेंज मुझे तो नहीं लगा। सर, अगर आमजन की हम बात करें तो आमजन को पुलिस से कहीं ना कहीं भय भी है और उम्मीद भी है, तो आप आमजन से इस भय को कैसे खत्म करेंगे, कैसे दूर करेंगे? ये सही बात है कि लोग बाग डरते भी हैं, क्योंकि पुलिस के पास पावर भी है, और पुलिस में कैसे सुधार हो इसके लिए बहुत सारे आयोग भी बैठे हैं और काफी रिपोर्ट भी दी है। लेकिन मैं इसमें सोचता हूँ कि इसमें थोड़ा, चूंकि पुलिस एक तो इंडिपेंडेंट नहीं है, सरकार का ही हिस्सा है, तो इसलिए अगर इसमें मुख्यमंत्री अपना रोल सही ढंग से प्ले करे तो उसमें और ज्यादा सहूलियत की संभावना जनता को बढ़ जाएगी। अगर DGP के पद पर लगाते टाइम वो देख ले कि भाई इसकी उच्च नैतिकता वाला अधिकारी है और कोई जाति धर्म की तरफ भी उसका झुकाव नहीं है, तो उसके बाद में फिर रेंज स्तर पे और SP स्तर पे भी जब ट्रांसफर पोस्टिंग करते तो समय इन बातों का ध्यान रख लिया जाए, तो अच्छी लीडरशिप के अधिकारियों की अगर पोस्टिंग करेंगे तो फिर एक चेन चालू हो जाएगी। फिर अच्छी लीडरशिप वाला SP अगर जिले में जाएगा तो वहाँ SHO भी वो अच्छे, जिसकी अच्छी नैतिकता होगी और जाति धर्म से ऊपर उठ के सोच करने वाला होगा, उसकी पोस्टिंग करेगा। अगर ये चेन इस तरह से चालू हो जाए कि अगर सभी स्तर के अधिकारी इस सोच के आ जाएं, तो जनता को बहुत सहूलियत हो सकती है और इसमें बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश बनती है। आप कितने भी अच्छे नियम बना दो, अगर उसकी पालना करने वाले आदमी सही नहीं है तो उसमें कहीं न कहीं वो इग्नोर कर देगा सही चीजों को, गलत चीजों को प्रैक्टिस में डाल देगा। सर, आप एक ऐसे पद पर आसीन है जहां कई ऐसे केस आते हैं जो सीधा हमारे दिमाग पर अटैक करते हैं, उसका प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। बावजूद इसके आप कैसे एक फिजिकल फिट भी रहते हैं और साथ में मतलब अपने दिमाग का जो प्रेशर है इसे कैसे बाहर रखते हैं? एक तो मेरी ये सोच है, जब भी कोई समस्या आती है तो मेरे दिमाग में उसके समाधान आ जाते हैं कि इसका ये समाधान होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल समाधान हो, नियम कानून के तहत हो। जब आपके पास समाधान आ गए तो फिर आपको पर्याप्त साहस होना चाहिए कि उसको लागू कर दें। और अगर आप में नैतिकता तो आपका दिमाग किसी तरह की बेईमानी में नहीं जाएगा, तो आपको सीधे उसके समाधान आ जाएंगे। जाति धर्म से आप प्रभावित नहीं हो तो आप उसका सही मतलब लागू कर दोगे। इसके अलावा मैं जिम भी करता हूँ और रनिंग भी करता हूँ, कई बार 10-12 किलोमीटर की रनिंग भी कर लेता हूँ, कोई 5-6 किलोमीटर कर लेता हूँ। तो जिम और इससे मुझे फायदा मिलता है, रनिंग वगैरह से। सर, ऐसे कई युवा हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं और तैयारियां भी कर रहे हैं, जैसा कि आप भी देखते हैं, हम भी जानते हैं, तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो युवाओं को तो यही संदेश है, एक तो जब अपन तैयारी करते हैं उस समय क्या है कि जवानी की दहलीज पे भी आ जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो हार्मोन लेवल भी काफी चेंजेज होते हैं, तो उस समय अपने आप को एक तो कंट्रोल रखना, और जो 100% अपना इसमें देते हैं उन्हीं का फिर सिलेक्शन हो पाता है। अगर 1% भी बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो गया तो करीब 4-5% नंबर उसके डाउन हो जाएंगे, और 2% अगर उसका ध्यान डाइवर्ट हुआ तो 8-10% उसके डाउन हो जाएंगे, उसका सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। एक युवाओं के साथ साथ सरकार से भी युवा बहुत उम्मीद करते हैं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाले। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट में विशेष रूप से केंद्र सरकार में बहुत सारी नौकरियां पद खाली पड़े हैं, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि युवाओं के हितों का ध्यान रखते ज्यादा से ज्यादा सरकारी पद निकाले और निजीकरण के बजाय सरकारीकरण ज्यादा रखे, क्योंकि अपने देश का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ की सोच है युवाओं की, वो इस तरह की सरकार के साथ ही युवा आगे बढ़ने की ज्यादा सोचते हैं।
अभी उनमें इंडिपेंडेंट होकर के उनमें इतनी सोच नहीं विकसित हो पा रही। समय के साथ जब सोच विकसित हो जाए उस हिसाब से फिर बाद में निजीकरण किया जा सकता है, लेकिन अभी तो सरकारीकरण को वहीं ज्यादा से ज्यादा जगह निकालनी चाहिए। सर, मानवतावादी विश्व समाज के बारे में आपके क्या विचार है? मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा है, और जैसे पहले विचारधाराएं आई है, क्रिश्चियन भी एक विचारधारा थी, बौद्ध भी एक विचारधारा थी, इस्लाम भी एक विचारधारा है, सिख भी एक विचारधारा है, उनमें कहीं न कहीं संपूर्णता नहीं रही, तो उनको सबको संपूर्णता प्रदान करने के लिए मानवतावादी विश्व समाज की विचारधारा आई है। इस विचारधारा के तहत अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। क्योंकि वर्तमान समाज कैसा है वो हमसे छुपा हुआ नहीं है। अपन जातियों में बटे हुए, धर्मों में बटे हुए, अंधविश्वास का बोलबाला है, विज्ञान तकनीकी में पिछड़ रहे हैं। तो इस देश को मतलब विज्ञान तकनीकी में आगे ले जाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है। क्योंकि सभी देशों का जो सिलेबस है पढ़ाई का पाठ्यक्रम वो सभी एक ही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में जो धार्मिक देश हैं वो विज्ञान तकनीकी में पिछड़ रहे हैं। और विज्ञान तकनीकी में पिछड़ने का बहुत बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि उन देशों के रोजगार बाहर जा रहे हैं। तो अपने देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ रही है कि अपन को विज्ञान तकनीकी बहुत सारी चीजें अपन को आयात करनी पड़ रही है। जैसे उदाहरण के लिए अपन राफेल विमान मंगवाए हैं भारत ने 69,000 करोड़ रुपए के, तो 69,000 करोड़ का हमारा रोजगार फ्रांस में चला गया। खरबों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम हर साल चीन से खरीद रहे हैं, तो खरबों रुपए का रोजगार चीन में जा रहा है। तो जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा वो देश आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे इस्लामिक देश है वो सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, 56-57 देश हैं, लगभग 2 अरब की जनसंख्या है, 20-30 देशों में तेल निकलता, अच्छे पैसे वाले हैं, लेकिन वो उनके ये दिमाग में रहे सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी से हो रहा है, अल्लाह सब कुछ कर रहा है, तो उनका दिमाग काम नहीं करता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पा रहा। तो चाहे भलाई पढ़ाई वही कर रहा हूँ, सिलेबस पूरे वर्ल्ड में एक ही चल रहा है साइंस टेक का, लेकिन वो देशों के युवा विज्ञान तकनीकी में पिछड़ रहे हैं और उनके रोजगार बाहर जा रहे हैं। तो अपने देश में गरीब भी है, उसका भी मुख्य कारण बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी का समाधान भी इस विचारधारा में है। एक क्या अपना इतिहास देखते हैं तो भी अपन बहुत हजारों साल तक गुलाम रहे हैं, मोहम्मद गोरी का तराइन के दूसरे युद्ध से लेकर के और अंग्रेजों तक, मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश और अंग्रेज, और अपन 1947 में आजाद हुए। अपनी जनसंख्या उस समय भी 10-20 करोड़ हुआ करती थी और 1-2 लाख से हार जाते। तो इसका भी कारण था अपन जातियों में बटे रहे। तो जब तक जातियों में बटे रहेंगे एकजुटता आ ही नहीं पाएगी। जातियों में बटे रहे, धर्मों में डूबे रहे, और जाति धर्म और ये अंधविश्वास किसके बनाए? ये आदमी के बनाई हुई चीजें हैं। अब मैन मेड चीजें हैं, वो भी आदमी थे, गलती भी हो जाती है, उसको अपन को सुधार करना है। तो अब अपने अगर इस देश को और दुनिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर लाएंगे, जाति धर्म को खत्म करेंगे तो एकजुटता भी आ जाएगी और विज्ञान बढ़ जाएंगे, और नैतिकता होगी तो ईमानदारी से काम करेंगे तो आपस में विश्वास बढ़ेगा और कानून की भी कम जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से अपराध भी घट जाएंगे। अगर मान लीजिए विज्ञान तकनीक में बढ़ गए और बेरोजगारी खत्म हो गई, गरीबी खत्म हो गई, तो 30-40-50% तो अपराध ही खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे तो गरीबी की वजह से भी अपराध हो रहे हैं। नैतिकता ऊंची आ जाएगी तो ज्यादा फिर भी अपराध घट जाएंगे। तो झूठ बोलना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, कपट करना, ब्लैकमेलिंग करना, सभी नैतिकता के खिलाफ बातें हैं। तो अगर ये विचारधारा लागू होती है तो ये देश सुपर पावर बन सकता है और पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि दुनिया में एक मानव की इच्छा रही है कि भाई सृष्टि और ब्रह्मांड के भेद खोले। तो पहले तो अंदाजा लगाते कि सब सृष्टि ब्रह्मांड भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने बनाए। अब सबको पता लगा ये तो इसके तो नियम है, विज्ञान उन नियमों खोज रहा है कि इस तरह से सृष्टि ब्रह्मांड बने। तो आदमी का ये सपना भी था कि भाई सृष्टि ब्रह्मांड कैसे बने, इसकी खोज करनी चाहिए। तो उनको रास्ता मिल गया विज्ञान का, इसके द्वारा ही खोजे जाएंगे। दूसरी बात क्या है, बहुत सारी बीमारियां पहले से भी चली आ रही है, उनसे लाइलाज बीमारियां अभी भी कुछ है, तो उनके भी इलाज खोजने के लिए आदमी की पहले से इच्छा थी। पहले बहुत सारे लोग टीबी से मर जाते थे, तो अब विज्ञान ने बहुत सारे इलाज भी खोज दिए, तो उससे भी बहुत सारा फायदा मिल रहा है। एक आदमी की इच्छा है कि भाई कैसे, मतलब अनंत तक कैसे जिया जा सकता है, कोई उम्र कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो अभी तो बीमारियों का इलाज करके उसके द्वारा बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे और रिसर्च हो पाएगी और आगे बढ़ जाएगी। तो अपन यही कहते हैं सृष्टि ब्रह्मांड के भी जितने भेद खुले विज्ञान से खुले, और अंतिम भेद भी विज्ञान से ही खुलेगा, और जितने भेद खुले उनके पीछे वैज्ञानिक कारण ही है। विज्ञान और धर्म कभी कभी साथ भी चलते हैं और कभी कभी विरोध भी हो जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत से लोग कहते हैं समाज को विज्ञान की जरूरत है और धर्म की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज को विज्ञान की जरूरत है और नैतिकता की जरूरत है।
प्रगति के लिए तो अपन को विज्ञान की जरूरत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है, विज्ञानवाद की जरूरत है, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए अपन को नैतिकता की जरूरत है। नैतिकता में धार्मिकता में फर्क है। धार्मिकता तो हो गई जैसे कोई भी धार्मिक कार्य करना, पूजा पाठ करना, यात्रा करना, धार्मिक यात्रा करना, धार्मिक आयोजन करना, और नैतिकता हो गई एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सहयोग करना, समझौता कोई करते हैं उसकी पालना करना, ये नैतिकता हो गई। तो अपन को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए तो नैतिकता की जरूरत पड़ती है, और प्रगति के लिए विज्ञान की जरूरत पड़ती है। धर्म शब्द से मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्यों धर्म का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी इस तरह से आमतौर पर लोग लेते हैं, तो उससे तो उल्टा समाज बढ़ जाता है। तो अपन को नैतिकता की जरूरत है और विज्ञान की जरूरत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और अहमदाबाद रेलवे लाइन ट्रैक पर शनिवार रात सुपर पावर 90 डेटोनेटर से हुए ब्लास्ट ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। और आपको बता दें कि इसमें खास बात यह है कि पुलिस को रेलवे ट्रैक पर बारूद भी मिला है। रेलवे पुलिस और उदयपुर पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला इसलिए भी संवेदनशील है कि पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर को ही इस लाइन का उद्घाटन किया था। G20 की मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा धमाके से 4 घंटे पहले इसी ट्रैक से ट्रेन निकली थी। और इतना ही नहीं, अहमदाबाद उदयपुर असरवा ट्रेन नंबर 19,703 और 19,704 रोजाना गुजरती है। ट्रेन गुजरने के दौरान ब्लास्ट होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं धमाके के बाद ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन को डूंगरपुर में ही रोक दिया गया है। बता दें कि ट्रेन में 665 यात्री सफर कर रहे थे। फिलहाल पुलिस घटना को आतंकी हमले से भी जोड़कर देख रही है, और इसकी वजह है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएफआई पर बैन लगाया था। पीएफआई नेताओं की भी गिरफ्तारी की गई थी। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। तो आपको बता दें कि उदयपुर से खबर है, जहां पर अब इस मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। और यहां पर आपको बता दें कि रेलवे लाइन पर एक विस्फोट हुआ है, जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। और यहां पर बात की जाए तो पुलिस अब हर इस एंगल से जांच कर रही। धमाके में आतंकी साजिश है, इसको भी देखा जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर लगातार पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कहती हुई नजर आ रही है, और हर एंगल से इसमें जांच की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले के बाद पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया है, और पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर इसमें कौन दोषी है। साथ ही बात की जाए तो जिस दौरान यह हादसा हुआ, जिस दौरान यह विस्फोट हुआ, उससे 4 घंटे पहले ही यहां पर एक ट्रेन निकली थी। राजस्थान पुलिस की ओर से उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ब्रिज पर हुई विस्फोट की घटना को अब यूएपीए के तहत जांच के दायरे में लाया गया है। आपको बता दें कि पुलिस इसे एक आतंकी घटना की तरह ही लेकर चल रही है, और इसीलिए इसे यूएपीए की धाराओं 16 और 18 में दर्ज किया गया है। और साथ ही कई अन्य धाराएं भी इसमें लगाई हैं, जैसे धारा 150, 151 व 128। और अब इस पूरे घटनाक्रम में एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ही दिन में उदयपुर के अंदर G20 समिट भी होना है, और साथ ही साथ एक अलग एंगल भी यहां पर देखा जा रहा है। वो एंगल है नक्सलियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देना, क्योंकि एक लंबे समय से उदयपुर और इसके आसपास के इलाके को एक आदिवासी क्षेत्र घोषित करने की भी मांग की जा रही थी। तो कुल मिलाकर अगर पूरे घटनाक्रम पर हम नजर डालें तो इसे आतंकी घटना, नक्सली घटना, या फिर G20 बैठक में अपना एक हम कह सकते हैं कि एक दर्ज अपना उपस्थिति कराना भी माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ये जांच का विषय है, और अब जांच के बाद ही इसमें ये पता पड़ेगा कि आखिरकार इस घटना को क्यों और किस वजह से अंजाम दिया गया। उमंग माथुर, साधना प्लस। उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज के बीच ओड़ा गांव में रेलवे पुल पर विस्फोट के मामले में आतंकी या नक्सली साजिश को लेकर जांच जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, आईबी और एनएसजी की टीम सोमवार को घटनास्थल से सबूत जुटा रही है। इस बीच गुजरात की एटीएस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची तथा बारीकी से जांच शुरू कर दी है। उधर रेलवे ने युद्ध स्तर पर ट्रैक की मरम्मत का काम महज 24 घंटे में पूरा कर लिया और ट्रैक पर ट्रेन दौड़ना शुरू हो गया है। अहमदाबाद से आने वाली ट्रेन दोपहर को सोमवार 12 बजे उदयपुर पहुंची। इससे पहले रेलवे ने इंजन चलाकर ट्रैक का परीक्षण कर पुल तथा लाइन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। हालांकि पुल से गुजरने का समय ट्रेन की स्पीड महज 20 रखी गई थी। केंद्रीय एजेंसी विस्फोटक की साजिश को लेकर कई एंगल से जांच में जुटी है।
उदयपुर में आगामी 5 दिसंबर को होने वाली 3 दिवसीय G20 समूह की शेरपा बैठक से पहले दहशत फैलाने के अलावा गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। जांच एजेंसी यह भी देख रही है कि इस विस्फोट के पीछे PFI या अन्य किसी आतंकी संगठन का हाथ तो नहीं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की इस एंगल पर जांच में जुटी है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम इस मामले पर आसपास के लोगों से बयान भी ले रही है। वहीं उस वाहन की तलाश में जुटी है जो विस्फोटक के समय पुल के पास खड़ा था और बाद में गायब हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। इस मामले में किसी नक्सली ग्रुप के भी विस्फोटक कराए जाने की आशंका को लेकर संशय जारी है। साधना प्लस के लिए प्रवीण भार्गव। अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।